Hello students, I am Vivek Pankade and we are studying macroeconomics at economics classroom style. Here we are studying third unit which is determination of income and employment. In that now we are studying saving function. Last video में हमने consumption function देखा था, अब देखते हैं saving function. जो function है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि whenever we say about function, it shows relationship between two things. It compares two things. So whenever I say consumption function, वो consumption और income के बीच में relation बताता था. अब जब मैं कह रहा हूँ saving function, तो ये saving और income के बीच में relation बताता है. और income आपको पता है कि national income, because we are studying macroeconomics, हम पूरे की बात कर रहे हैं, तो it is about national income. तो क्या है कि क्या saving income पे dependent है? एक क्वेश्चन आता है दिमाग में. तो बिल्कुल डिपेंडेंट है. आप खुद सोच के देखिए, जिसकी ज्यादा इनकम होगी वो सेविंग ज्यादा करेगा. इट्स क्वाइट नेचुरल. यदि आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो फिर आप उसमें से सेव भी ज्यादा कर पाएंगे. यदि आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली आप सेव भी नहीं कर पाएंगे. तो इट्स क्वाइट रिलेटेड टू वन अनदर. ओके, सो यस, इट इज ट्रू दैट सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम. Saving depends on level of income. Whatever the level of income you are having, you will be saving according to that. Now, if a poor person who is earning even what is his need for consumption, will he be able to save? यदि कोई गरीब आदमी है और वो जितना उसकी कंजम्पशन की नीड्स है उससे भी कम उसकी इनकम है यदि, तो क्या वो सेव कर पाएगा? नहीं सेव कर पाएगा. लेकिन जब हम बात करेंगे ऐसे पर्सन की जिसका कंजम्पशन से ज्यादा इनकम है, जो कंजम्पशन से ज्यादा इनकम करता है, तो वो अपना पैसा सेव कर सकता है. तो यस, सेविंग फंक्शन इज रिलेशन टू दैट. व्हेन आई टॉक अबाउट सेविंग, इट इज समथिंग, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेविंग फंक्शन, व्हाट डज दैट मीन? इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे सेविंग कितनी कितनी होगी. So it is again simple formula. S is equal to Fy. It is F is showing the functional relationship. Y we all know is national income. Y मतलब national income. F functional relationship. और S नया है यहाँ पे. S is saving. तो हमने सेविंग कर्व देखा था कि वो क्या होता है. अब हम देख रहे हैं सेविंग का फंक्शन. मतलब अलग अलग लेवल पे जो आपका इनकम है उसमें कितना पैसा आप सेव कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इज सेविंग फंक्शन. ओके, तो वेरियस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी कितनी होगी. अब जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था ना, वैसे प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था कि भाई कंज्यूम करने की कितनी कैपेसिटी, वैसे सेविंग की भी अपनी कैपेसिटी होती है. कि भाई कोई हो सकता है कि उसकी सेव करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, जैसे कि रिच है तो उसकी सेव करने की प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी. कोई पुअर है तो उसकी सेव करने की प्रोपेंसिटी कम होगी. ये रिलेटेड है. पुअर आदमी की कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो कंज्यूम ज्यादा करेगा, सेव कम करेगा. रिच कंज्यूम कम करेगा, सेव ज्यादा करेगा. वैसा फिर डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम. तो ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव है या सेविंग फंक्शन है, ये अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग सेविंग के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो अब हम कैसे इसको देखेंगे. यदि हम सेविंग को अलग पढ़े ना तो ये हमारे लिए समझने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आपको सेविंग को कैसे पढ़ना है पता है? कंजम्पशन और इनकम से रिलेशन बनाए. कंजम्पशन और इनकम से रिलेशन बना के पढ़ेंगे तो आपको सेविंग जल्दी क्लियर हो जाएगा. तो अभी हम देखते हैं. हमको एक रिलेशन पता है कि इनकम, नेशनल इनकम विल आइदर बी कंज्यूम और बी सेव. Y इज इक्वल टू C प्लस S. ये हमको हमेशा से पता है. अब हम इसको याद रखेंगे कि y इज इक्वल टू C प्लस S होता है. ये हमने इनकम का आज के टेबल में मैंने लाइंस टेबल नहीं बनाया, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए. यहाँ पे इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 इनकम बढ़ती जा रही है. मैंने आपसे कहा कि हम सेविंग को अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम सेविंग को पढ़ेंगे कंजम्पशन के टर्म्स में, तो रिलेट करने में आसानी हो. तो कंजम्पशन लिख लिया हमने यहाँ पे 40, 120 वगैरह. अब आप देखो, यदि ये मेरा फॉर्मूला है और मुझे y भी पता है और c भी पता है, तो s निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? s विल बी इक्वल टू y माइनस सी. नॉर्मल सा फॉर्मूला. इनकम में से जो हिस्सा मैंने कंज्यूम कर लिया तो बचा हुआ मैंने सेव किया. 0 minus 40, y minus c. 0 minus 40 is minus 40.
100 minus 120, it is minus 20. 200 minus 200, 0. 300 minus 280, 20. 400 minus 360, 40. 500 minus 440 is 60. अभी ऐसा बढ़ता है। तो हमने क्या किया, कंजम्पशन से सेविंग निकाली, हमने सेविंग को फ्रेश नहीं पढ़ा। अब आप देखो, अब हमको इसका ग्राफ बना, ये हमने शॉर्ट में लास्ट वीडियो में भी देखा था सॉरी, -40 से सेविंग का कर्व शुरू हो रहा है। ये y एक्सिस पे सेविंग प्लॉट करनी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के पॉइंट से मुझे -40 यानी कि मुझे नीचे आना पड़ेगा। So I will come where somewhere here. Here so मान लो this is 10, this is 20, this is 30, this is 40. So this is -10, -20, -30, minus, पता है? तो हमारा सेविंग का पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सेविंग का पहला पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद जब मैं अगला पॉइंट प्लॉट करूंगा तो ये आपको तो पता ही है ना, ये भी ऐसे ही चलता है, ये भी ऐसे ही चलेगा। से सपोज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे चलता है। तो मुझे पता है कि भाई 0 जब इनकम थी तब मेरा 40 था, तो मुझे एस का पहला पॉइंट मिल गया, मैंने इसको नाम दे दिया एस, जो पहला पॉइंट मिला, ठीक है, -40 पे वो है। अब ये इसको इधर से लिख देता हूं, ठीक से लिख, एस ये पॉइंट है जो कि -40 पे है। अगला पॉइंट मुझे -20 पे मिलेगा जब इनकम 100 है, तो ये अगला पॉइंट मान लो 100 पे यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा पास बना दिया, तो इसको 50 का मान लो, गड़बड़ ना हो जाए। 50, 100 एक एक छोड़ के ले लो, 200 दिखने में अच्छा दिखेगा, 300, 400 ऐसा, ठीक है। तो मैंने एक छोड़ के भी मान लिया। अगला 100 पे -20, मतलब अगला पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ। फिर जब 200 होती है वैल्यू, तो 200 जब वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो 200 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू है 0। ये मुझे मिल गया एस का दूसरा, एस का पहला पॉइंट, एस का दूसरा पॉइंट मुझे डायरेक्टली मिल गया। यदि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो, ग्राफ पेपर होगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा बराबर, लेकिन स्केल नहीं है, ग्राफ नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, पहला पॉइंट इस लाइन पे ले लिया, दूसरा पॉइंट इस लाइन पे ले लिया। अब मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूंगा, दैट्स इट। मैंने इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया और ये मेरा हो गया सेविंग का कर, ज्वाइन करके उन दोनों को एक्सटेंड कर दिया। दिख रहा है क्या? दिख रहा तो ये जो सेविंग कर्व यहां से गया, पहला पॉइंट एस यहाँ, दूसरा पॉइंट एस यहाँ। अब इन पॉइंट्स को स्टडी करना। पहला पॉइंट जो s -40 पे आया, आपको पता है कि ये वाला 40 है, ये वाला 40 है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40। क्या बताया था मैंने बताया था कि जब इनकम 0 हो तब जो भी कंजम्पशन होगा वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और मैंने ये भी बताया था कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उतना ही पैसा डिस सेविंग में से निकाला गया। मतलब ये जो अमाउंट 40 है ना, ये 40 इसीलिए है क्योंकि ये भी 40 है। यदि ये 50 होता तो ये भी 50 होता, ये 30 होता तो ये भी 30 होता। तो जो पहला पॉइंट है, इट शोज -c⁻, ये -c⁻ की वैल्यू शो करता है। तो ये याद रख कि भाई सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है, -c⁻ से, उनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहे। अगला पॉइंट जो मेरा यहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू 0। मुझे पता है सेविंग इज इक्वल टू 0, तो भाई सेविंग इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होती? सेविंग इज इक्वल टू 0 तब होगी जब c इज इक्वल टू y होगा। ये दोनों सेम होंगे तभी तो ये 0 होगा। अच्छा, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये तो ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने पढ़ा था, जहां पे c इज इक्वल टू y था, s इज इक्वल टू 0 था, तो नाउ दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। दिस वाज माय इनिशियल पॉइंट, दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट।
मुझे पता है S इज इक्वल टू 0, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, इसका स्लोप, सेविंग कर्व का स्लोप, ये कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप। क्यों? एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव स्लोप। क्यों पॉजिटिव स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी। Isn't it quite natural? It's very natural कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ती जा रही है, इट इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो मतलब यहां से स्टार्ट होने के बाद सीधा या नीचे जाने का तो ऑप्शन है ही नहीं, जाना तो ऊपर है, पर कितना जाना है वो आपको इस पॉइंट से पता लग जाएगा जहां पे सेविंग की वैल्यू 0। तो ये जो पॉजिटिव स्लोप है ये सेविंग कर्व का भी पॉजिटिव रहता है और कंजम्पशन कर्व का भी पॉजिटिव ही रहता है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन और इनकम के बीच में भी वही रिलेशन है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग। इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। या फिर इनकम बढ़ेगी, वाह ये अच्छा पॉइंट आ गया। देखो बेटा, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, या फिर ये कह लो कि डिस सेविंग कम होगी। बढ़िया, डिस सेविंग कम होगी मतलब जो खर्चा मैं अपने अकाउंट से निकाल के कर रहा था तो अब मुझे अकाउंट से कम पैसे निकालने पड़ेंगे। सो यदि कुछ खर्च नहीं किया तो वो भी तो बच ही गया ना। तो डिस सेविंग कम होगी या सेविंग बढ़ेगी, दोनों एक ही बात। तो इसका स्लोप पॉजिटिव रहता है। सेविंग कर्व माइनस सी बार से स्टार्ट होता है। जितना कंजम्पशन ऊपर होता है उतना ही सेविंग नीचे होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू 0। अब एक हिंट आपको मिल गई होगी कि जो कंजम्पशन कर्व है वो तो कहीं यहां से स्टार्ट होगा -40 से, लेकिन इस वाले पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं वही पॉइंट आएगा जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि ये वही पॉइंट है। तो यदि ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे सेविंग 0 है तो इसको सीधी डॉटेड लाइन ऊपर खींचूंगा तो यहां कहीं वो पॉइंट मिलेगा जहां पे कंजम्पशन और इनकम का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्या कह रहा हूं फिर से? If this is a point where saving is 0, then if you extend a vertical line, there will be a point on that line where consumption will intersect the income line. Okay? So ये आपके सेविंग कर्व के बारे में था, सेविंग फंक्शन के बारे में था। अलग अलग लेवल पे अलग अलग इनकम आप देख लो, सेविंग बढ़ता जा रहा है, -40, -20 ये सब इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, और हमने कंजम्पशन के टर्म्स में सेविंग निकाला। तो हमारा जो पॉइंट हमको सेविंग के फंक्शन में और सेविंग के कर्व में याद रखने थे वो पॉइंट हमने देख लिए। एक पॉइंट रह गया। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट दिस सेविंग। डिस सेविंग है ये एरिया। देखो क्यों भाई, क्यों डिस सेविंग? क्यों मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, मैं बोल रहा हूं इसलिए डिस सेविंग इसलिए है क्योंकि यहां पे तो 0 की लाइन है, इससे कम यदि मतलब नेगेटिव में सेविंग की वैल्यू है इसका मतलब वो निकाला जा रहा है। वो सेविंग जो पहले किया हुआ था उसको कम किया जा रहा है। सो दिस इज अ डिस सेविंग का एरिया एंड दिस एरिया इज सेविंग का एरिया। ये एरिया सेविंग का है ही, ये एरिया सेविंग का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग ज्यादा हो रही, तो ये सेविंग का एरिया, ये डिस सेविंग का एरिया, और बीच में सेविंग इज इक्वल टू 0, बीच में सेविंग इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है, हमने ऐसा ही डिस सेविंग सेविंग का एरिया ऊपर देखा था कंजम्पशन कर्व में। मतलब ये वाले पॉइंट की इंपॉर्टेंस अब बढ़ जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट, जब भी कभी सेविंग और कंजम्पशन का कर्व एक साथ बना रहे हो तो दो चीजों का ध्यान रखना। पहला कि ये वाला जो साइज है -c बार का वही +c बार का होना चाहिए। मतलब c बार कंजम्पशन का कर्व इस ओरिजिन की लाइन से जितना ऊपर से शुरू होगा उतना ही सेविंग का कर्व उससे नीचे से शुरू होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि ये जो सेविंग का पॉइंट है ब्रेक इवन वाला, ये वही पॉइंट है जहां पे ऊपर कंजम्पशन और इनकम की लाइन क्रॉस है। तो यूजुअली ग्राफ को कैसे बनाते हैं मैं अगले वीडियोस में सिखाऊंगा।
तो ये सेविंग का कर्व था। अब जरा इसके देखते हैं कि इसकी प्रोपेंसिटी में क्या क्या है। ओके, फिर हम देखेंगे अपना अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज। ओके, जैसा कि हमने एपीसी और एमपीसी देखा था, वैसा ही एपीएस और एमपीएस। क्योंकि अब आप वो एमपीसी और एपीसी पढ़ चुके हो, तो अब ये समझना आपके लिए इजी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम, मतलब रेशियो ऑफ सेविंग टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। किसी भी सेविंग की वैल्यू को आप उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनकम है उसकी वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, तो दैट इज एपीएस। यानी कि यदि सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो आप सीधा ये जो सेविंग का ग्राफ है, इस सेविंग के ग्राफ में, सेविंग का जो ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया आपने, कहीं भी ले लिया, किसी भी एक जगह एक पॉइंट आपने ले लिया, ये एक वैल्यू और ये, ठीक है, थोड़ा जगह लेता हूँ ताकि समझाया ना आसान। ये एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया और ये एक पॉइंट आपने, यही वाले पॉइंट को, इसी पॉइंट को, तो इस एक ही पॉइंट पे जो आपकी इनकम है, वो इनकम इतनी है, ये इस एक्सिस पे जा रही है ना इनकम, तो इनकम की वैल्यू ये है और सेविंग की वैल्यू इतनी है जो यहाँ पे दिखती है कि भाई ये s इज इक्वल टू एस और ये y इज इक्वल टू ए। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे s अपॉन y करेंगे तो हमको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा। तो आओ वही करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ये सेविंग की वैल्यू है, ये इनकम की वैल्यू है। हमने -40 अपॉन 0 तो अभी नॉट डिफाइंड, इसको छोड़ दो। -20 अपॉन 100 दैट इज -0.2, 0 अपॉन 200, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0, देन 20 divided by 300 that will come down to 0.067, 40 divided by 400 0.1, 60 divided by 500 0.12। ये एपीएस की वैल्यू निकालना बड़ी आसान है, आपको डिवाइड करना है सिर्फ सेविंग को इनकम से। यदि क्वेश्चन में सेविंग नहीं दिया है तो आप फिर कन्वेंशन के थ्रू पहले सेविंग निकालोगे और उसके बाद उसको डिवाइड करोगे। देन एपीसी कैन नॉट बी इक्वल टू 1, एपीसी 1 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो फॉर्मूला देखो क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं क्या? सेविंग इनकम के बराबर हो सकती है क्या? यदि सेविंग इनकम के बराबर होगी तो कंजम्पशन 0 हो जाएगा, y माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो ये सेम माइनस सेम तो 0 हो जाएगा, कंजम्पशन तो 0 हो नहीं सकता, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, इसलिए सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकती। सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, ना ही 1 से ज्यादा होगी। जब सेविंग इनकम के बराबर ही नहीं है तो सेविंग इनकम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। इनकम में जितना है उतना ही सेव कर सकते हो, उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं। तो 1 या 1 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, माइनस में वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 माइनस ये सब चलेगा, और 1 से छोटा, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 1 से लेस, ऐसा क्या, लेस देन 1, क्योंकि माइनस भी लेस देन 1 में आ जाता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया। एपीएस विल बी लेस देन 1 ऑलवेज, विल नेवर बी इवन इक्वल टू 1। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप देखो एपीएस भी बढ़ता है। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती है, ये आपका एपीएस था। अब देखो एमपीएस क्या है? एमपीएस अगेन वही एमपीसी था, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब ये चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज इन सेविंग, चेंज इन टोटल इनकम, यहां पे क्या चेंज होता है? ये यहां पे एक साइन लग जाता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग का मतलब ये है कि जो आपकी एडिशनल इनकम है, मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, जो आपकी एडिशनल इनकम है, उस एडिशनल इनकम में से आपने कितना पैसा सेव किया। तो एडिशनल इनकम में से आप ज्यादा से ज्यादा कितना सेव कर सकते हैं? वही वाला एग्जांपल लेते हैं लास्ट वीडियो वाला। 1 लाख रुपीस की सैलरी है, अब इंक्रीज होके 1,10,000 होगी, तो ये जो एडिशनल 10,000 है, इसमें से आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो? एडिशनल 10,000 में से पूरा 10,000 सेव कर सकते हो, या फिर एडिशनल 10,000 में से शायद कुछ भी सेव ना करो,
मतलब ये वैल्यू या तो इसकी इक्वल हो सकती है या तो जीरो हो सकती है। यदि इक्वल होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1, और यदि सेविंग कुछ भी नहीं की तो जीरो वैल्यू हो जाएगी। जीरो अपॉन समथिंग या इक्वल, इक्वल होगा तो 1 और नहीं होगा तो जीरो, उसके बीच में ही कुछ हो सकता है। कभी भी 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि 10,000 में से 11,000 तो सेव नहीं कर सकते हैं। और जो एमपीएस है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एडिशनल इनकम में से, सब पुरानी वाली नहीं, अभी जो बढ़ी है उस बढ़ने में से आप कितना सेव करेंगे, मैक्सिमम उतना। हो सकता है मैं अपने खर्चे अपने बाकी 1 लाख में निकाल लूं और 10,000 पूरा सेव करूं, या फिर मैं सोचूं कि नहीं यार मेरे तो 1 लाख में जो भी सेव करना था उतना पहले से कर रखा है, अब तो मुझे सेव नहीं करना, ये जो 10,000 आए अब जो भी बढ़ेगी उसमें तो मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूं, तो मैं तो पूरा कंज्यूम करूं, तो तब ये जीरो होता है। ओके, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ तो वही है, ग्राफ तो बदलने वाला नहीं, सेविंग का ग्राफ तो वही रहेगा। ठीक है, सेविंग का ग्राफ, बस फर्क क्या हो जाएगा कि आप एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट ले, तो जब आप एमपीएस कैलकुलेट कर रहे हो तो आप 2 पॉइंट लोगे। अब आपको देखना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगा है, ये देखो ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट है, तो ये मान लो है y1, ये है s1, तो ये वाला जो s1 है दैट इज चेंज अपॉन y1, ये हमारा फॉर्मूला। प्लस इसी को हम स्लोप कहते हैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। सो एमपीएस इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, एमपीएस सेविंग कर्व का स्लोप होता है। एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, कैसे भाई देखो, सेविंग जो है वो 0 हो सकती है, चेंज इन सेविंग भी 0 हो सकती है, कि भाई जो चेंज हुआ उसमें से कुछ सेविंग नहीं किया, सारा पार्टी दे दी, तो उस केस में 0 वैल्यू होगी। यदि मैंने जितना आया उतना पूरा सेव कर लिया, किसी दोस्तों को ही पार्टी दी, तो फिर उस केस में 1 हो गया। एमपीएस कभी भी क्या, एमपीएस विल नॉट बी मोर देन 1, गलत लिखा था, एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 तो हो गई, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी चेंज इन एस चेंज इन वाई से ज्यादा नहीं होगा। 10,000 में से 11,000 सेव नहीं होगा। एमपीएस को ही हम सेविंग कर्व का स्लोप कहें, क्यों, क्योंकि एमपीएस इज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, जो कि हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा। अब फटाफट देखो जरा कि ये सेविंग और इनकम में चेंज कैसे निकालते हैं। देखो पहला वाला तो वैल्यू छोड़, पहले -40 था, -20 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है, -40 -20, कितने का डिफरेंस आया, 20। यहां से यहां 20 का, 0 -20 कितना हो गया, +20, -20 -40, मतलब -20 -40 करेंगे तो क्या होगा, -40, सॉरी डबल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 + 40, साइन बढ़ेगा लगेगा, -20 प्लस साइन बढ़ेगा 20, देन 20 - 0 अगेन 20, 40 - 20 अगेन 20, 60 - 40 अगेन। ये जो है 60 - 20 वगैरह जो भी मैंने किया, आपने हर एक को अपने पिछले वाले में से माइनस कर दिया। मैं क्या किया, इसमें से इसको ऐसे करके आपने निकाला, क्योंकि आपको चेंज पता करना है ना। जब मैं यहां आया तो चेंज कितना हुआ, तो भाई 20 का चेंज। इनकम में देखो, जब 0 पे था यहां आया तो 100 का चेंज हो गया, फिर 100 से 200 पे गया, फिर 100 का चेंज हो गया, फिर 100 का चेंज हो गया, फिर 100 का चेंज, फिर 100, मतलब हर स्टेप पे 100 बढ़ गए। चेंज इन एस कितना है, 20/100, 20/100, दैट इज 0.2, ये 0.2, ये 0.2, ये 0.2, ये 0. ये इस टाइप से। अब आप देखो एमपीसी की वैल्यू 0.2 है, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही रहे, लेकिन ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, या 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं।
फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा हो कि जो चेंज हुआ है 100 का वो मैंने पूरा ही सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ हो गया कि जो एडिशनल 400 टू 500 यहाँ भी 100 हो गया है, 400 टू 140 हो गया फॉर एग्जाम्पल। 500 में से ये यहाँ 140 हो गया, तो क्या चेंज आएगा देखो, यदि 500 में से ये 140 हो गया, ये 140 है तो ये कितना होगा, 500 में से 140, ये 360। मतलब जो इनकम बढ़ी उस बढ़ने वाली इनकम में से कंजम्पशन मैंने चेंज में से कोई 100 रुपए को हाथ नहीं लगाया, वो पूरा का पूरा इधर डाल दिया। वो पूरा का पूरा इधर डाला तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये भी अब 100 है, 100/100 ये 1 होगा। ठीक, लेकिन आप और उल्टा नहीं कर सकते, चेंज होने वाली इनकम में से ज्यादा इधर नहीं डाल सकते। यदि यहाँ 100 बढ़ाया तो यहाँ मैक्सिमम 100 ही डाल सकते हो, 100 से ज्यादा डाल ही नहीं पाओगे ना। ये वाली जो चीज है ये 1 हो सकती है, फिर 0 हो सकती है, या फिर उनके बीच। अभी भी इसके लिए एनपीएस था, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका था, और ये इसका ग्राफ। कभी आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल बिंदास कमेंट बॉक्स में डालो, किताब पढ़ो, उसमें काफी सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो शायद कंफ्यूजिंग होते हैं, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। हमको अगली वीडियो में इनके रिलेशंस देखने हैं कि आपस में कैसे रिलेट करते हैं, जो कि आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो सेविंग फंक्शन वाली अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये इसकी प्रोपेंसिटी के टाइप्स हैं और इसको कैलकुलेट करने का तरीका, और ये वाले जो नीचे पॉइंट्स लिखे रहते हैं ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक, थैंक यू।